अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आज का हमारा जो है सेकंड सेशन होगा फिशर ट्रॉप सिंथेसिस का। इसका फर्स्ट सेशन जो है वो हम पहले कर चुके हैं रिकॉर्डेड सेशन, तो ये उसका सेकंड सेशन होगा सीरीज़ के अंदर। तो फर्स्ट सेशन के अंदर जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी मैं उसे ब्रीफली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फिशर ट्रॉप प्रोसेस क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ओरिजिन क्या है, और इसके अंदर जो प्राइमरी रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, जो साइड रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, सेकेंडरी रिएक्शंस, ठीक है। और उसके अलावा हमने इस पर डिस्कस किया था कैटलिस्ट कौन कौन से यूज़ होते हैं। कैटलिस्ट इसमें जो कॉमन है वो कोबाल्ट कैटलिस्ट है, आयरन है। आयरन में फिर फर्दर हमने देखा था कि दो तरह की कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, फ्यूज एंड प्रेसिपिटेटेड आयरन, ठीक है। तो एट द एंड हमने इनका कंपैरिजन देखा था कैटलिस्ट का, और कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट्स कौन से आएंगे। तो इससे आगे चलेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं FTS फिशर ट्रॉप सिंथेसिस रिएक्टर्स जो हैं किस तरह की टेक्नोलॉजीज हैं और कौन कौन सी कंपनीज जो हैं वो इसमें पार्ट ले रही हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हम देख रहे हैं हाई टेम्परेचर फिशर ट्रॉप 350 डिग्री सी आयरन कैटलिस्ट, जिसमें हमारे पास गैसोलीन आता है मोस्टली, ठीक है। तो फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर इस तरह की असेंबली है कि सिन गैस हम जो है बॉटम से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और स्टीम जो है वो हमारी कॉयल के अंदर इनडायरेक्ट हीटिंग के लिए प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि 350 डिग्री सी टेम्परेचर अचीव करना है। और ये जो आपको येलो पैलेट्स नज़र आ रहे हैं ये हैं आपके कैटलिस्ट, ये भी आप बॉटम से ही इंट्रोड्यूस करवाते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड के अंदर कैटलिस्ट। अब फर्दर क्या होता है कि आपका ये कैटलिस्ट भी और वो जो आपके वेपर फॉर्म में एफ्लुएंट्स हैं वो मूव करके जाते हैं, उसे हम साइक्लोन सेपरेटर से वेपर्स अलग कर लेते हैं, लिक्विड एफ्लुएंट अलग हो जाता है, और कैटलिस्ट जो है उसको हम दोबारा से री इंट्रोड्यूस करवा देते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर के अंदर। अच्छा, अब लो टेम्परेचर एफटी सिंथेसिस जो है वो 220 टू 240 डिग्री सी कोबाल्ट कैटलिस्ट, और इसके अंदर आपके पास डीजल या मिडल डिस्टिलेट्स या वैक्सेस आती हैं, ठीक है। इसके लिए जो रिएक्टर्स हैं वो दो, फिक्स बेड रिएक्टर हो गया, स्लरी बबल कॉलम रिएक्टर हो गया। फिक्स बेड अगेन जो है असेंबली लुक्स लाइक फ्लूइडाइज्ड बेड, पर इसमें जो है हमने चेंज कर दिया है, सिन गैस हम जो है टॉप से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, कैटलिस्ट इधर है और वेपर लिक्विड एफोलेंट जो है वो बॉटम से मूव जो है क्या कहते हैं उसे रिमूव कर रहे हैं। स्लरी बेड कॉलम रिएक्टर जो हैं वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे सिन गैस बॉटम से इंट्रोड्यूस करवाई, सिमिलरली स्टीम जो है वो कॉयल में हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ हो रही है। यहाँ पे आपके पास कैटलिस्ट है, और कैटलिस्ट के नीचे ये जो ब्लू है ये डिस्ट्रीब्यूटर है, जो सिन गैस है वो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगी थ्रू दिस डिस्ट्रीब्यूटर टाइप। ये एक आप कह सकते हैं ये सीव ट्रे टाइप एक चीज़ है जो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है इवनली। अच्छा, फिर यहाँ से आपके लिक्विड एफ्लुएंट जो हैं वो जाएंगे, उसको हम सेपरेट आउट करते हैं, लिक्विड एफ्लुएंट्स को अलग कर लिया, और कैटलिस्ट जो हमारे पास आया है दोबारा उसको हम अपने कॉलम रिएक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। नीचे आप देख रहे हैं कंपनीज, जो फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर है ये सेसोल सिंथोल, ये दो कंपनीज जो हैं ये कमर्शियली डिज़ाइन करके जो है मार्केट कर रही हैं। फिर शेल, SMDS और BP जो हैं ये फिक्स बेड रिएक्टर प्रोवाइड कर रही हैं। फिर ये जो स्लरी बेड कॉलम रिएक्टर्स हैं ये भी सेसोल, एक्सन मोबाइल, ये दो बड़ी मेजर कंपनीज हैं, ठीक है, जो इसके ऊपर वर्किंग करके कमर्शियली इनको डिज़ाइन कर रही हैं। फिक्स्ड फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर्स, फिक्स्ड फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर्स और सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर्स, इनको हम ज़रा डिस्कस करेंगे। इनकी असेंबली यहाँ पे डायग्राम में शो की हुई है। देखें, सिन गैस आपको बॉटम से, जैसे फ्लूइडाइज्ड बेड में हम पहले देख चुके हैं, फिर इधर से आप जो है वो स्टीम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है, जो कॉयल के अंदर मूव करके जा रही है, ठीक है। ये बल्कि यहाँ पे इसने जो है ये कूलिंग कॉयल शो की हुई है, यहाँ से वाटर है और वो जो हीट है जनरेट हुई है वो रिमूव करके सैचुरेटेड स्टीम आपके पास जो है वो जनरेट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपके बॉटम पे जो है देखिए नीचे यहाँ पे गैस डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे एक शो किया हुआ है। गैस डिस्ट्रीब्यूटर का क्या काम है कि सिन गैस को इवनली कॉलम में जो है यूनिफॉर्मली जो है स्प्रेड कर दे। और टॉप पे आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे एक साइक्लोन सेपरेटर लगा हुआ है जो कैटलिस्ट को रोकता है और गैसेस प्रोडक्ट्स को ऊपर से रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे एक और स्ट्रीम भी होनी चाहिए जो लिक्विड एफ्लुएंट्स को रिमूव करती है, ठीक है। कैटलिस्ट इसमें सॉलिड फ्लूइडाइज्ड कैटलिस्ट यूज़ होता है।
और जो करेक्टरिस्टिक्स याद करने वाले हैं इसमें सॉलिड फ्लूइडाइज्ड कैटलिस्ट एंड रिएक्टर सिन गैस एंटर्स द रिएक्टर फ्रॉम द बॉटम। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर। ये काफ़ी बल्की एंड कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है। ये पहले यूज़ होता था वर्ल्ड वॉर 2 के करीब, अब ये यूज़ नहीं होता। खैर हम इसको भी देख लेते हैं। सिन गैस यहाँ बॉटम से ये इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अगेन ये वाटर जो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, ये कॉयल के थ्रू हीट रिमूव करता है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास इंट्रेंड कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट भी सिन गैस के साथ ही इनिशियली इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये जो कैटलिस्ट है ये ऊपर वाली स्टीम के साथ मूव करके एक सेकंड चैम्बर में आ जाता है। यहाँ पे हम इसकी सेपरेशन करते हैं, गैसियस प्रोडक्ट्स अलग हो जाते हैं और जो कैटलिस्ट है वो यहाँ पे एक स्लाइड वॉल्व के थ्रू दोबारा सिन गैस के अंदर एंटर कर दिया जाता है। तो ये एक स्लरी स्टीम है, ठीक है। कैटलिस्ट सेपरेशन बाय साइक्लोन है इसमें। थर्ड हम देख लेते हैं मल्टी ट्यूबुलर रिएक्टर। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, कंसेंट्रिक ट्यूब्स हैं आपके पास, ठीक है। मल्टी ट्यूबुलर रिएक्टर या फिक्स बेड रिएक्टर, और उन ट्यूब्स के अंदर जो है आपने ट्यूबुलर कैटलिस्ट जो है वो यूज़ किया, ट्यूबुलर शेप के अंदर कैटलिस्ट जो है फिल किया हुआ है, और सिन गैस आप जो है टॉप से पास करवाते हैं, ठीक है। और जो शेल है इसके अंदर, शेल के अंदर जो है आप वाटर और वो जो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। द सिन गैस इज एंट्रिंग फ्रॉम द रिएक्टर टॉप, वैक्सीज एंड कैटलिस्ट सेपरेशन इज इजी। इस तरह की असेंबली के अंदर जो वैक्सीज और कैटलिस्ट की सेपरेशन है वो इजी है, ठीक है। एक और असेंबली है हमारे पास स्लरी रिएक्टर वाली, ठीक है। स्लरी रिएक्टर में क्या है, सिन गैस इज अगेन जिस तरह फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर है उसमें भी सिन गैस जो है बॉटम से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फिर आपके पास ये वाटर जो कॉइल में जा रहा है और फाइनली स्टीम जनरेट हो रही है, कूलिंग कॉइल इसको कहते हैं। गैस डिस्ट्रीब्यूटर भी है सेम उसी तरीके से। स्लरी विद लिक्विड एंड एफटी कैटलिस्ट वैसे ही है। यहाँ पे लिक्विड एफटी प्रोडक्ट्स ये साइड से आप रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, और गैसियस प्रोडक्ट्स टॉप से। अब इस केस के अंदर हमें नहीं पता लगेगा कि कैटलिस्ट जो है टॉप पे जा रहा है या वो लिक्विड एफुलेंट पे जा रहा है, तो वैक्सीज एंड कैटलिस्ट सेपरेशन इज डिफिकल्ट। यहाँ पर जो है इस स्कीम के अंदर जो स्लरी रिएक्टर के अंदर वैक्सीज एंड कैटलिस्ट सेपरेशन इज डिफिकल्ट। अच्छा, ये अब उनको कंबाइन करके विद द टाइम लाइन यहाँ पे शो किया हुआ है कि कौन सी टेक्नोलॉजी किस टाइम के अंदर यूज़ होती रही है, ठीक है। तो फर्स्ट वन 1950 से प्रेजेंट तक ये सेसोल सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर, मतलब ये काफ़ी ओल्ड है। 1950s में ये यूज़ होती थी जो हमने पहले डिस्कस की है, जिसमें एक अलग से चैम्बर होता है और एक ये इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है। और फिर ये द ट्यूबुलर जो कंसेंट्रिक ट्यूब्स वाला है, द ट्यूबुलर फिक्स बेड रिएक्टर, ये भी कोई प्री वर्ल्ड वॉर 2 से प्रेजेंट, ये भी काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। फिर अब जो एडवांस रिएक्टर टेक्नोलॉजीज फॉर 21st सेंचुरीज हैं वो कौन सी हैं, ये आपके पास है द सेसोल एडवांस सिंथोल रिएक्टर, ठीक है, और द सेसोल स्लरी फेज डिस्टिलेट रिएक्टर, द सेसोल स्लरी फेज डिस्टिलेट रिएक्टर। ये आप देखें तो 1989 ऑनवर्ड्स एंड 1993 ऑनवर्ड्स जो है ये टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई, इनमें फर्दर इम्प्रूवमेंट्स होती रही। तो ये 21st सेंचुरी, मोर और लेस 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजीज हैं FTS रिएक्टर, फिशर ट्रॉप सिंथेसिस की, ठीक है। अच्छा, अब हमने फिशर ट्रॉप में एक्चुअली होता क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, दो गैसेस होती हैं हमारे पास जो सिन गैस में आती हैं, ठीक है। इनसे हम जो है हाइड्रोकार्बन्स की चेन बनाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये कंबाइन करके 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स की चेन और हाइड्रोकार्बन बनते हैं। तो इस प्रोसेस को एक्चुअली ये एक पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो इसको अगर हम फर्दर जो है स्टेप्स में डिवाइड करना चाहें तो क्या स्टेप्स हो सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है जी रिएक्टेंट एड्जॉर्प्शन, जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन है वो कैटलिस्ट सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है जी। चेन इनिशिएशन, अब वो क्या है, वो जो चेन इनिशिएशन स्टार्ट होती है वहाँ पे चेन बनना शुरू होती है। फिर चेन ग्रोथ शुरू हो जाती है कि कितनी चेन ग्रो होगी जी, 5 कार्बन एटम्स तक, 6 10 कार्बन एटम्स तक। फिर फाइनली चेन टर्मिनेशन कि भाई अब इतनी चेन बन गई है 5 6 या 10 कार्बन एटम की, अब जो है चेन टर्मिनेट हो गई। अब जो प्रोडक्ट बना है वो कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हुआ है, तो वहाँ से प्रोडक्ट डीजॉर्प्शन शुरू हो गई कि वो प्रोडक्ट जो है कैटलिस्ट की सरफेस से डीटैच हो गया। इसी तरह फिर अगेन री एड्जॉर्प्शन एंड फर्दर रिएक्शन, ठीक है।
तो ये चीज़ें जो हैं ये चलती रहती, ये सारे स्टेप्स हैं जो होते हैं। तो अब हम इनको डिटेल में देखते हैं कि कैसे ये स्टेप्स होते हैं। FTS मैकेनिज्म क्या है, ये देखें, ये आपके पास ये ग्रे जो है कैटलिस्ट सरफेस है, इसके ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड और ये हाइड्रोजन के 2 प्रोटॉन्स जो हैं ये अटैच हो गए, ठीक है। फर्दर क्या हुआ कि फर्दर जो है इन्होंने CH बना दिया, एक तो सरफेस के ऊपर कंबाइन करके, और एक हाइड्रोक्साइल आयन बना दिया। अब हाइड्रोक्साइल आयन समटाइम्स ऐसा होता है कि सिंपल हाइड्रोजन प्रोटॉन लेके वाटर फॉर्म कर देता है, ठीक है। या फिर ये जो आपके CH है, या तो ये सेकंड साइकिल में चला जाएगा, या फिर ये नीचे देखें यहाँ पर एक और चीज़ आ रही है कि ये यही जो 2 चीज़ें थी ये दोबारा से कंबाइन करके दोबारा से जो है आपके पास एक हाइड्रोजन एटम, सॉरी एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एक कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट कर देंगी, और ये दोबारा से फिर इस फॉर्म में आ जाएगा, डिसोसिएटेड फॉर्म में। तो एक तो ये साइकिल है जो यूं चलता रहेगा। अब ये हमेशा यूं नहीं चलता है, इसमें से 40% इस तरह जा रहा होता है, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, और 60% जो है वो CH यहाँ से इस साइकिल में दाखिल हो जाता है। कैसे कि अब ये CH इधर है, ये तो वाटर जो है रिमूव हो गया, वाटर रिमूव हो गया, तो ये वाली स्पेस जो है कैटलिस्ट की ओपन पड़ी हुई है। अब क्या हुआ, इस CH ने एक और हाइड्रोजन प्रोटॉन लिया, और CH और CH वो H जो है यहाँ पे एड्सॉर्ब हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, वो कंबाइन हो गया और CH2 बन गया। अब क्या हुआ है, चेन की ग्रोथ शुरू हुई है, यहाँ पे चेन डेवलप होने का प्रोसेस शुरू हुआ है, और यहाँ पे चेन की ग्रोथ। अब क्या हुआ है, फर्दर जो है क्या कहते हैं, इसी तरह के CH2 और कंबाइन हो गए, तो ये CH2N हो सकता है कि यहाँ पे 2 3 4 N कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर फर्दर क्या हुआ, अब ये जो ग्रोथ है ये या तो आपको अल्कीन्स देगी या आपको अल्केन्स देगी, ठीक है। 2 सिचुएशंस हो सकती हैं, और फाइनली फिर दोबारा से ये एक साइकिल ये डिजॉल्व हो जाएगा, और फिर दोबारा से एक साइकिल चलता रहेगा। तो FTS मैकेनिज्म कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसमें से कुछ पोर्शन, ज़्यादा पोर्शन इसमें चला जाता है, और कुछ पोर्शन दोबारा से यूँ सर्कुलेट होता रहता है। तो ये आपके पास एक FTS मैकेनिज्म है। इसको फिर एक्सप्लेन करने के लिए कई सारी और जो है ना वो थ्योरीज और यूज़ हुई हैं। तो यहाँ पे स्लाइड्स में 2-3 है, मैं उसमें से 1 या 2 एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी आप लोग देख लेंगे तो अंडरस्टैंड करना ईजी है। इनोल की बात कर लेते हैं। इनोल मैकेनिज्म क्या है, CO केमी एब्जॉर्ब्स नॉन डिसोसिएटिवली। आयरन कैटलिस्ट है, उसके ऊपर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी नॉन डिसोसिएट नहीं हो रही, कंप्लीटली जो है वो केमी एब्जॉर्ब हो गए। अच्छा, फिर उसने क्या किया, उसको जो है 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मिले। अब 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मिले, वो डिवाइड हो गए, तो वो एक हाइड्रोक्साइल आयन बन गया कार्बन के साथ, और एक जो है हाइड्रोजन प्रोटॉन बन गया। तो वो इस तरह CH OH ये 2 हो गए। अब क्या हुआ, अब इसी कैटलिस्ट सरफेस से जो है आपके पास से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया तो देखें ये OH और H ने मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। अब क्या हुआ, ये कार्बन एटम्स आपस में बॉन्डेड हो गए, तो आपके पास क्या बन गया, C2H2O एल्डिहाइड, C2H2O, ठीक है, C2H2O। फिर उसके बाद क्या है आपके पास, सेकेंड स्टेप हो जाता है हमारे पास, चेन इनिशिएटर इज CHOH। आपके पास जो इनिशिएटर होता है वो कौन सा है, CHOH, एंड चेन प्रोपगेटर इज कौन सा है, CHOH एंड CH2OH। ये 2 जो है ये प्रोपगेटर्स हैं, और ये अकेला जो है ये चेन इनिशिएटर भी है। तो चल पहले चेन इनिशिएटर्स बने ये वाले, अब आगे चेन प्रोपगेशन हो रही है। तो फिर अगेन क्या हुआ जी, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ने क्या किया, आयरन से ये डिटैच हो गया, ये CH3 बन गया, ये C बन गया, ये O बन गया, OH बन गया। अब ये जो आयरन डिटैच हुआ, इसने दोबारा से कार्बन मोनोऑक्साइड को एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लिया, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसके ऊपर आ गई केमी एब्जॉर्प्शन के बाद। अगेन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक एंटर हुआ, तो ये CHOH बन गया, और ये एक आपकी चेन यहाँ पे स्टे कर रही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ जी, वाटर मॉलिक्यूल निकला, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो ये दोबारा से कार्बन एटम्स आपस में ज्वाइन हो गए, चेन 3 कार्बन एटम्स तक पहुंच गई। अच्छा, अब 3 कार्बन एटम्स तक पहुंच गई, उसके बाद क्या हुआ, इस जगह से अगेन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंटर हुए, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब एंटर हुए तो ये एक आयरन एटम जो है फ्री हो गया, और उसके बाद क्या हुआ है जी, फ्री होने के बाद आपकी चेन जो है वो सारी की सारी एक ही आयरन आइटम पे आ गई।
फिर दूसरे पे दोबारा से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो केमी एब्जॉर्ब होगी और ये साइकिल चलता रहेगा। तो पहले जो चेन को इनिशिएट कौन सा कर रहा है, CHOH, और चेन प्रोपगेटर्स कौन से होते हैं, CHOH एंड CH2OH। अच्छा, अब चेन टर्मिनेशन टू एल्डिहाइड इज बाय डिसॉर्प्शन। जो चेन टर्मिनेशन टू एल्डिहाइड है इज बाय डिसॉर्प्शन है। चेन टर्मिनेशन टू अल्केन, अल्कीन एंड अल्कोहल इज बाय हाइड्रोजनेशन। अब चेन बन तो रही है, हमने ये भी देख लिया कि जी चेन इनिशिएट कैसे होती है, चेन प्रोपगेट कैसे होती है, लेकिन टर्मिनेट कैसे होगी जब उसने डिसॉल्व होना है कंपाउंड ने। तो अगर तो वो एल्डिहाइड बना है तो वो डिसॉर्प्शन से हो जाएगा, और अगर वो अल्केन, अल्कीन या अल्कोहल बना है तो वो हाइड्रोजनेशन के थ्रू वो चेन टर्मिनेट होगी। सिमिलरली आपको यहाँ दी हुई है द CO इंजर्शन मैकेनिज्म, ये भी ऐसा ही है, ठीक है। इसको भी आप अंडरस्टैंड करना चाहें तो बिल्कुल ऐसी इसी तरह है, लेकिन इसमें जो है फर्दर अल्फा हाइड्रोजनेशन, बीटा हाइड्रोजनेशन, ये चीज़ें आ जाती हैं। ये कार्बाइड मैकेनिज्म है, अल्केनाइल मैकेनिज्म है, ठीक है। जिस तरह का प्रोडक्ट बनेगा वो उस तरह उसकी जो है उसकी वो साइकिल ग्रोथ जो है दिखाई हुई है कि ग्रोथ चेन स्टार्ट कैसे होगी और ग्रो कैसे करेगी। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप अगर इसमें से याद करना चाहें असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिए, मैं आपको कहूँगा कि आप इसमें एक तो ये इनोल मैकेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला कीजिएगा, और ये जो CO इंजर्शन मैकेनिज्म ये कर लीजिएगा, ये दो कीजिएगा। इसके बाद ये जो बाकी रिमेनिंग है कार्बाइड मैकेनिज्म और अल्केनाइल मैकेनिज्म, इनको आप अंडरस्टैंड कर लें, बेशक आप इन्हें याद ना करें। प्रोडक्ट सेलेक्टिविटी में हम देखते हैं जी दो हमारे पास प्रोसेसेस थे, एक लो टेम्परेचर फिशर ट्रॉप जो 200 टू 220 टू 250, और हाई टेम्परेचर फिशर ट्रॉप जो 350 डिग्री सी के करीब। तो इसमें जो प्रोडक्ट्स आते हैं कि किसकी सेलेक्टिविटी ज़्यादा है प्रोडक्ट की, जो लो टेम्परेचर फिशर ट्रॉप है आप देखें उसमें हमारे पास डीजल ज़्यादा आता है, वैक्सेस ज़्यादा आती हैं, इसकी सेलेक्टिविटी 48% है। इट मीन्स के जो लो टेम्परेचर फिशर ड्रॉप है उसका जो मेजर प्रोडक्ट आएगा हमारे पास डीजल आएगा, ठीक है, डीजल फ्यूल, और इसमें कोबाल्ट यूज होता है। हाई टेम्परेचर फिशर ड्रॉप जो है उसमें देखें आपके पास गैसोलीन की सेलेक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, और ये इसमें जो है आपके पास आयरन कैटलिस्ट ज़्यादा यूज होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिफरेंट कैटलिस्ट हैं उनकी कुछ वेरिएबल्स का कंपैरिजन है, प्राइस, फिशर ट्रॉप एक्टिविटी, और वाटर गैस शिफ्ट एक्टिविटी, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन एक्टिविटी, हाइड्रोजनेशन एक्टिविटी। निकल की बात की जाए उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, ऑन द हायर साइड। फिशर ट्रॉप एक्टिविटी उसकी मतलब आप एवरेज टू मॉडरेट कह लें। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन एक्टिविटी उसकी बिल्कुल एवरेज है। हाइड्रोजनेशन एक्टिविटी उसकी ज़्यादा है क्योंकि हाइड्रोजनेशन के लिए निकल जो है बहुत बेस्ट सुटेड है। आयरन की बात करें प्राइस उसकी कम है, चीपर है। FT एक्टिविटी भी उसकी जो है मॉडरेट है। वाटर गैस शिफ्ट एक्टिविटी उसकी ज़्यादा है, और हाइड्रोजनेशन एक्टिविटी भी उसकी जो है मॉडरेट सी है। कोबाल्ट की बात करें प्राइस आयरन से ज़्यादा है, FT एक्टिविटी आयरन से ज़्यादा है, लेकिन वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन एक्टिविटी जो है उसकी एवरेज है, और हाइड्रोजनेशन एक्टिविटी भी ज़्यादा है। फिर रोथियम की बात करें, अगेन उसका जो है क्या कहते हैं, देखिए आप उसकी प्राइस भी ज़्यादा है, FT एक्टिविटी भी ज़्यादा है, वाटर गैस शिफ्ट एक्टिविटी कम है, और हाइड्रोजनेशन जो है वो भी नॉर्मल रेंज है। तो हम दो ही यूज़ करते हैं, आयरन और कोबाल्ट। अगर इनका कंपैरिजन करें, कोबाल्ट का सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि ये कंटेमिनेट हो जाता है, सल्फर वगैरह हो अगर कोल के अंदर तो इसकी कंटेमिनेशन जो है ईजी है। आयरन जो है थोड़ा सा सस्टेन कर जाता है, ठीक है। अब हम बात करें FT सिंथेसिस इकोनॉमिक्स की। FT सिंथेसिस इकोनॉमिक्स क्या है, कितना कैपिटल चाहिए आपको। तो कैपिटल कॉस्ट जो है ना ऑलमोस्ट आपके प्रोजेक्ट की 50 to 65% ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इज ड्यू टू कैपिटल कॉस्ट, ठीक है। और अगर आप नेचुरल गैस फीड स्टॉक यूज़ करेंगे तो $10 पर बैरल आप इसको रखेंगे, ये कम है। और अगर आप कोल और बायोमास फीड स्टॉक यूज़ कर रहे हैं तो इससे डबल है, ठीक है, पर बैरल जो है, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है 20 to 25% ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। और वो उसमें भी ऐसा ही है कि जो नेचुरल गैस की है वो कम है, $5 पर बैरल, और जो कोल और बायोमास की है वो $10 पर बैरल। अब रॉ मटेरियल कॉस्ट, वेस्ट और स्टैंडर्ड रिसोर्सेज आर प्रेफर्ड। हम कोशिश करते हैं कि जो वेस्ट हो बायोमास है जैसे, ठीक है, उसको यूज़ कर लें। तो एट मार्केट प्राइस जो है, एट मार्केट वैल्यू
नेचुरल गैस जो है वो $4.5 पर मिलियन BTU, ठीक है। नेचुरल गैस कॉस्ट अगर देखी जाए, अगर वो बैरल्स में कन्वर्ट कर लें तो $45 पर बैरल। अच्छा, अब हर गैस की, नेचुरल गैस की जो BTU वैल्यू है वो डिफरेंट होती है। अब माड़ी गैस की जो फील्ड है उसकी BTU वैल्यू डिफरेंट है, उसके बाद जो सुई की है वो डिफरेंट है, कादिरपुर की है वो डिफरेंट है। तो ये जो है ये किसी एक का डाटा दिया हुआ है, आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि जनरलाइज के हाँ सारी की सारी नेचुरल गैस की प्राइस भी यही होगी और वैल्यू भी यही होगी, ठीक है। ये फॉर एक सर्टेन मतलब आपको एस्टिमेशन के लिए जो है वो उन्होंने एक दी हुई है वैल्यू। सिन क्रूड अपग्रेडिंग, ठीक है। तो सिन क्रूड आपके पास आ जाता है, डीजल आ जाता है या गैसोलीन आ जाता है, फिर जो प्रोडक्ट उसके साथ आते हैं उसकी अपग्रेडिंग की जाती है। एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन। टर्मिनल ऑल्फेन्स, ऑक्सीजनेट्स एंड एक्टिव वैक्स हैव हाई वैल्यूज, ठीक है। हाइड्रोक्रैकिंग कन्वर्ट्स वैक्स इनटू लिक्विड फ्यूल, काफ़ी हैवी होती है वैक्स, उसको लिक्विड फ्यूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओलिगोमराइजेशन कन्वर्ट्स लाइट ऑल्फेन्स इनटू लिक्विड फ्यूल, जो आपके पास लाइट ऑल्फेन्स हैं उनको लिक्विड फ्यूल में। अदर रिएक्शंस, अल्काइलेशन होता है, आइसोमराइजेशन, एरोमेटाइजेशन, ये सब रिएक्शन जो है एक्चुअली रिफाइनरी के ये प्रोसेसेस हैं, छोटे छोटे रिफाइनरी में हो रहे होते हैं। तो आपको एफटी सिंथेसिस के बाद ये चीज़ें करनी पड़ जाती हैं। पोलीमराइजेशन, HTFT, इथिलीन एंड प्रोपाइलीन कैन बी मेड इनटू पॉलीमर्स, पॉलीइथिलीन बना सकते हैं, पॉलीप्रोपाइलीन बना सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजनेशन प्रोमोटेड फ्यूल स्टेबिलिटी, ठीक है। हाइड्रोजनेशन करनी पड़ती है ताकि फ्यूल स्टेबिलिटी अचीव कर सकें। अच्छा, दो चीज़ें हैं, अपग्रेडिंग और एक है रिफाइनिंग, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। The difference between upgrading and refining is that upgrading products produces intermediate products. आपको जो upgrading करेंगे तो उसके बाद intermediate है, जैसे जी पॉलीथीलीन है, पॉलीप्रोपाइलीन है, फिर उसके बाद और बहुत सारी ये intermediates बन जाते हैं, ठीक है। रिफाइंड जो है ना वो हम कह देते हैं कि ये रिफाइंड फाइनल प्रोडक्ट है, हमारा डीजल आया, गैसोलीन आया, ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं, ये फाइनल प्रोडक्ट है। अपग्रेडिंग एक इन बिटवीन कोई स्टेप है। The CO-LTFT syn crude can be blended with crude oil derived diesel fuel as final product, while the rest of the products are refined to paraffins, waxes and lubricating oil. Example दी हुई है कि आप क्या करते हैं कि जी जो ये FT ओरिजिन से हमारे पास डीजल आता है फ्यूल, उसको आप जो क्रूड ऑयल से जो आपके पास ओरिजिन से डीजल आ रहा है उसके साथ ब्लेंड करके मार्केट में आप सेल कर देते हैं। जो बाकी आपके पास रिमेनिंग होते हैं जैसे पैराफिन हैं, वैक्सेस हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स हैं, उनको फर्दर अपग्रेडिंग रिफाइनिंग करके आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स के फॉर्म में, फाइनल फॉर्म में ले आते हैं। इट इज़ कॉन्सिक्वेंटली मोर अप्रोप्रिएट टू आइडेंटिफाई 3 लेवल्स ऑफ सिन क्रूड टू प्रोडक्ट कन्वर्जन। तो 3 लेवल्स हैं। पहला है अपग्रेडिंग। इन अपग्रेडिंग all of the products are intended for further refining before becoming final products, ठीक है जी। Partial refining, when partial refining takes place, at least some of the products are refined to final products and blended to produce final products. कुछ क्या कहते हैं डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट्स में चले जाते हैं, कुछ की ब्लेंडिंग कर लेते हैं। स्टैंड अलोन रिफाइनिंग, ऑल द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द स्टैंड अलोन रिफाइनरीज आर फाइनल प्रोडक्ट्स। जो स्टैंड अलोन है उसमें से जो भी प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं वो उनको टर्म कर देते हैं फाइनल प्रोडक्ट। तो ये जो स्टेटस है कि ये प्रोडक्ट है या ये अभी प्रोडक्ट बनेगा, ये इसकी बेस के ऊपर अपग्रेडिंग, पार्शियल रिफाइनिंग और स्टैंड अलोन रिफाइनिंग की टर्म है। फ्यूल वर्सेस केमिकल्स, द नेचर ऑफ FT syn crude is such that it gives to the recovery and refining of some chemicals, ठीक है। The abundance of olefins, oxygenates and alkanes tends to go for extractive and synthetic approaches to the refining of the chemicals. Possible products are phenol, benzene, naphthalene, methanol. सिमिलरली ये और जो गैसियस स्टेट में हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगे उनके कुछ नाम लिखे होंगे। अच्छा, ये दो कंपैरिजन टेबल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखें, एक ये है, एक इसके बाद आएगा। ये कहाँ से गए हैं, सैसोल एडवांस सिंथोल और शेल मिडल डिस्टिलेट सिंथेसिस, ठीक है, ये डिस्टिलेट प्रोसेस, उनका ये डाटा है। तो फर्स्ट वन क्या है, ये जो ए है ये हाई टेम्परेचर फिशर ट्रॉप सैसोल एडवांस सिंथोल का डाटा है, वहाँ से जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। सेकंड जो है आपके पास वो है शेल मिडल डिस्टिलेट सिंथेसिस, ये जो भी लो टेम्परेचर फिशर ट्रॉप से। और ये जो लास्ट वन है ये है क्रूड ऑयल से जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। देखें, अगर इनका कंपैरिजन करें, पैराफिन
लास्ट टू में ज़्यादा है मेजर प्रोडक्ट्स और फर्स्ट वन में नहीं है। नेफ्थलीन्स का करें तो वो देखें कि ये जो आपके फिशर ट्रॉप से आ रहे हैं उसमें कम है, और नेफ्थीन्स जो हैं वो क्रूड ऑयल वाली ओरिजिन से ज़्यादा है। फिर इसी तरह ऑलफिन्स की बात करें तो वो HTFT में मेजर प्रोडक्ट है, लेकिन क्रूड ऑयल में नहीं है, नन है, ठीक है। फिर ऑर्गेनो मेटेलिक्स की बात करें तो वो तीनों के अंदर हैं, लेकिन किस तरह के कार्बोक्सिलेट्स है, कार्बोक्सिलेट्स हैं, और फोर फॉरफेराइंस हैं, ठीक है। वाटर की बात करें मेजर बाय प्रोडक्ट, लेकिन क्रूड ऑयल के अंदर 0 to 2%। तो FT के अंदर वाटर जो है काफ़ी ज़्यादा जनरेट होता है, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ द स्ट्रेट रन नेफ्था प्रॉपर्टीज ऑफ सिनक्रूड एंड क्रूड ऑयल। तो ये जो पहले कॉलम्स हैं इनमें सिनक्रूड दिया हुआ है जो FT से आया है, सिंथेटिक क्रूड, और जो ये लास्ट कॉलम है उसमें अरेबियन लाइट क्रूड दिया हुआ है, उससे जो हमारे पास नेफ्था या गैसोलीन आता है, ठीक है। तो बॉइलिंग रेंज देखें तो FT रिएक्टर से जो आता है उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ऑन द हायर साइड है, और अरेबियन लाइट जो जो कन्वेंशनल क्रूड ऑयल से आता है उसका ऑन द लोअर साइड है। और ये RON का मतलब है ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर देखें तो FT वालों का जो है वो HTFT से आने वाले का 68 है, और LTFT वाला जो है क्योंकि उसमें ज़्यादातर डीजल आता है तो इसमें जो आ रहा है नेफ्था वो 43 है। अरेबियन लाइट का जो है 61 है, ठीक है। इस तरह इसमें जो दो तीन जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो बॉइलिंग रेंज है, RON है, फिर इसमें एरोमेटिक्स भी इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिक्स जो है HTFT LTFT में नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये हमारा सेशन था, होपफुली कि आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगा कि जो चीज़ें हमारी रिमेनिंग थी वो हमने इसमें डिस्कस की हैं। एक लास्ट स्लाइड है ये वाली, इसको भी देख लेते हैं। अगेन इसमें क्या है, क्वालिटेटिव इंडिकेशन ऑफ रिफाइनरी एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर वेरियस फ्रैक्शंस एंड द अबंडेंस ऑफ C3+ हाइड्रोकार्बन एंड ऑक्सीजनेट्स। तो HTFT LTFT एंड अरेबियन लाइट, इन तीनों का कंपैरिजन है। तो अगर हम इसमें देखें एफर्ट टू रिफाइन, LPG ईजी है, ठीक है, और HTFT में सबसे ज़्यादा आ रही है तीनों में। फिर अगर नेफ्था की बात करें तो वो भी HTFT में ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। सेपरेशन प्रोसेस इज नीडेड बाय सिनक्रूड एंड क्रूड ऑयल रिफाइनिंग, ठीक है। तो सिनक्रूड के लिए कौन से हैं, एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए सारे सेपरेशन प्रोसेस एप्लीकेबल नहीं है। कौन से हैं, सिर्फ एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन या एक्वस प्रोडक्ट वर्कअप। और क्रूड ऑयल की जो आपने सेपरेशन करनी होती है उसमें आपको वैक्यूम डिस्टिलेशन भी करनी पड़ती है, सॉल्वेंट एस्फाल्टिंग भी करनी पड़ती है, एसिड गैस ट्रीटमेंट भी करनी पड़ती है, और उसमें वाटर नहीं होता है इसलिए आपको एक्वस प्रोडक्ट वर्कअप नहीं करना पड़ता, ठीक है। और क्रूड ऑयल के अंदर सॉल्ट भी होता है तो उसकी डिसॉल्टिंग भी करनी पड़ती है, लेकिन सिन क्रूड के अंदर ऐसा नहीं, डिसॉल्टिंग नहीं करनी पड़ती। तो ये कुछ कंपैरिजंस हैं, आप इसको गो थ्रू करेंगे, इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन इसके ऊपर तो मैं एक लाजमी एक डिस्कशन सेशन रखूँगा ताकि आप लोगों को इसके अंदर जो भी कुछ एम्बिगुइटीज़ हैं या जो चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं हो रही तो वो हम जो है कोशिश करेंगे कि उनको क्लैरिफाई कर लें, ठीक है, ऑन योर पार्ट। तो इस पोर्शन के अंदर मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि आपने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी। सबसे पहले तो ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो FTS रिएक्टर्स की टाइप कौन कौन सी है, फ्लूइडाइज्ड बेड, फिक्स बेड, स्लरी बबल कॉलम, ठीक है। फिर इनकी जनरल ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद फिर क्या था कि हमारे टाइमलाइन के साथ पहले कौन से यूज़ होती थी, पुरानी टेक्नोलॉजीज़ कौन सी हैं और अब नई टेक्नोलॉजीज़ कौन सी हैं। फिर ये आपको स्टेप्स याद होने चाहिए कि FTS के अंदर प्रोसेस स्टेप्स क्या हैं, पॉलीमराइजेशन के, रिएक्टेंट एड्सॉर्प्शन, चेन इनिशिएशन, चेन ग्रोथ, चेन टर्मिनेशन, या चेन ग्रोथ को चेन प्रोपगेशन भी कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट डिसॉर्प्शन, रीएड्सॉर्प्शन एंड फर्दर रिएक्शन, ठीक है। तो ये वाला साइकिल आपको मस्ट याद होना चाहिए FTS मैकेनिज्म का, ठीक है। और उसके साथ ये इनोल मैकेनिज्म, ये आपको याद होने चाहिए। अगर आप ये इनके साथ एक्सप्लेन करेंगे तो ये बेस्ट है, ठीक है। ये आप बेशक ना करें द CO इंजर्शन मैकेनिज्म के CO इंजर्ट कैसे होती है आयरन के ऊपर, और उसके अलावा कार्बाइड मैकेनिज्म, ठीक है, ये आप इसको अभी रहने दें, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, ये अल्केनाइल मैकेनिज्म, इनको सिर्फ आप गो थ्रू कर लीजिए।
फिर नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्ट सेलेक्टिविटी। कैटलिस्ट जो है उसका डिफरेंट कैटलिस्ट का कंपैरिजन डिफरेंट वेरिएबल्स पे, प्राइस, एफटी एक्टिविटी, डब्ल्यूजीएस एक्टिविटी, हाइड्रोजनेशन एक्टिविटी। फिर एफटीएस इकोनॉमिक्स के बारे में हमने कुछ थोड़ा सा डिटेल देखी। सिंध क्रूड में अपग्रेडिंग और रिफाइनिंग में क्या फ़र्क है, प्रोडक्ट्स किन की अपग्रेडिंग करनी है, कौन से रिफाइन करने हैं, ठीक है। फिर ये तीन टर्म्स अपग्रेडिंग, पार्शियल रिफाइनिंग एंड स्टैंडअलोन रिफाइनिंग, ठीक है। फिर फ्यूल वर्सेस केमिकल्स, अब फिनोल, बेंजीन, नेफ्थलीन, मेथनॉल ये भी हमारे पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये केमिकल्स हैं, फ्यूल्स नहीं है, इनको बर्न नहीं करते हम, ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गोन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये हमारे पास केमिकल नेचर के जो है बाय प्रोडक्ट्स आ जाते हैं एफटी सिंथेसिस के अंदर। फिर हमने देखा कि जी क्रूड ऑयल के साथ अगर हम जो है कंपेयर करें, जो एफटी सिंथेसिस से हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आते हैं फ्यूल वाले, तो क्या क्या उनके प्रॉपर्टीज़ हैं और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ये सब जो है ये उसके टेबल्स हैं, ये आप टेबल्स याद नहीं कर सकते, लेकिन इसमें से कोई एक एक फिगर, एक एक फैक्ट आप याद करेंगे और उसको आप एक्सप्लेन करेंगे इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, ये था हमारा सेशन।